दूसरा ये जो बॉम्ब ब्लास्ट जो दिल्ली में हुआ, इस पर भी जो है चिंतन का विषय है कि यहाँ पर भी जो है केंद्र सरकार के अंदर आती है। तो ये दो मुद्दे बहुत ज़रूरी थे। और तीसरा, यमुना में जो प्रदूषण हो रहा है, इसके बारे में भी जो है केंद्र सरकार आप पे डाल रही है और आप पार्टी डाल रही है उस पर। उससे जो है पूरा शहर, पूरा दिल्ली जो है एक तरीके से पूरी यमुना प्रदूषित हो गई है। जहाँ से यमुना एंटर करती है, हरियाणा से एंटर करती है, मैं तो सिंचाई मंत्री रहा हूँ, तो जो पानी का जो क्वालिटी है वो बहुत बेहतर है। जैसे ही यहाँ घुसते हैं तो पानी खराब हो जाता है। ये तो तीन मुद्दे थे। बाकी जो है आज बुलाने का जो मकसद था, उस वक्त तो मैंने इस्तीफा दे दिया था। अब तो जो है एक कहावत है, कामयाब होने के लिए एक बात ज़रूर याद रखना, पाँव भले ही फिसल जाए लेकिन जुबान कभी नहीं फिसलनी चाहिए। तो अब बड़ा ध्यान करके और सोच कर मुझे बोलना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं पार्टी के अनुशासन में के दायरे में होकर ही बात करूंगा, कोई बात करूँ। ये बात बिल्कुल सही है कि मैंने इस्तीफा दिया था, और उसके पीछे मेरा एक ही मुद्दा था कि जो पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, अभी जैसे J&K में चुनाव हुए असेंबली के, तो वहाँ पर एक भी टिकट जो है OBC के लोगों को नहीं दी। तो ये चिंता का विषय था। हरियाणा के अंदर भी जो है जो OBC, जो अति पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, और जितना उनको देना चाहिए था, तवज्जो देनी चाहिए थी, अगर आप देखेंगे कि OBC से मेरे अलावा, जिसको मैंने हमेशा कहा है ऑर्नामेंटल पोस्ट है, चेयरमैन AICC OBC डिपार्टमेंट जो है, अब तक ऑर्नामेंटल रहा है। अब देखते हैं आगे कुछ इसमें सुधार होता है नहीं होता है। बाकी जो है चाहे CWC में देख लीजिए, CEC में देख लीजिए, OBC डिपार्टमेंट से, वैश्य समाज से, आपके पंजाबी समाज से, ब्राह्मण समाज से, सिर्फ जो है शेड्यूल कास्ट और जाट बिरादरी है, हरियाणा में उनको जो है तवज्जो दी गई है। देखिए हरियाणा में एक तो EVM मशीन है, जहाँ 99% जहाँ पर बैटरी चार्ज है वहाँ BJP जीत रही है। जहाँ 70 से 74% है वहाँ कांग्रेस जीत रही है। तो EVM के ऊपर बड़ा भारी प्रश्न चिन्ह लग रहा है। और उसमें करीबन हमारी पार्टी ने 2 दर्जन, उसमें रेवाड़ी भी है, पलवल भी है, जो शहरी टाउन जो एरियाज़ हैं वहाँ पर जो है ऐसा लगता है कि प्रोग्रामिंग पहले ही कर रखी थी। और उसके बारे में, और मेरे यहाँ तो 40 मिनट तक लाइट जलेगी, LED बंद हो गई थी। और उसी प्रकार से परवल में भी LED 40 मिनट बंद रही है। तो ये बंद क्यों हुई, इसके बारे में FIR दर्ज क्यों नहीं हुई? हमने अपना प्रोटेस्ट भी वहाँ दिया था। दूसरा, BJP ने एक जो नैरेटिव था, खासतौर से जो हमारी जो बेल्ट है, उसमें मोहम्मद खान जी ने बयान दे दिया, जो MLA हैं,
कि अगर कोई भी व्यक्ति, जिन लोगों ने मेरा विरोध किया था या जिन लोगों ने मेरे पर अत्याचार किया, वो किसके बारे में कह रहे थे, उन लोगों को चुन चुन कर मैं मेवात से बाहर निकालूंगा अगर कांग्रेस की सरकार आ गई। तो ये जो नैरेटिव है, क्योंकि हमारा बिल्कुल साथ लगता हुआ एरिया है, रिवाड़ी है अपना, बिल्कुल साथ लगता हुआ है, तावड़ू के साथ लगता हुआ है, एक बाउंड्री है बस। इसका असर जो है ये हुआ कि 11 में से केवल हम 1 सीट जीत पाए। ये भी एक कारण था। दूसरा जो नैरेटिव बीजेपी ने बनाया कि बटोगे तो कटोगे, ये जो नैरेटिव था ये अभी भी चला रहे हैं महाराष्ट्र में, झारखंड में, और जिसकी वजह से जाट नॉन जाट का इलेक्शन बन गया हरियाणा का। जाट वर्सेस नॉन जाट का इलेक्शन बन गया और 2 दिन के अंदर ही जो है मैंने जो है पूरा, मैं करीबन 4-5 जगह में गया था, मैं कहीं मुझे ऐसा नहीं लगा कि कांग्रेस हार रही है। एग्जिट पोल भी क्या सब खराब हो गए, आप लोग भी गए थे फील्ड में, आपने भी देखा होगा। तो ये मामला था। तो इसके बारे में चिंतन करने की जरूरत है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है, ये सांप्रदायिक जो है सद्भावना को बिगाड़ना चाहते हैं। ये ना महंगाई के बारे में बात करेंगे, ना बेरोजगारी के बारे में बात करेंगे, ना स्कूल के बारे में, ना चिकित्सा के बारे में, ना शिक्षा के बारे में बात करेंगे, ना ये भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात करेंगे। और मुझे ये पता लगा है कि 2 दिन पहले पूरा धनबल का इस्तेमाल किया गया। बीजेपी जो है आजकल जो है हर तरीके से लैस है। किसान की एमएसपी की बात नहीं करेंगे, महंगाई की बात नहीं करेंगे, अग्निवीर की बात नहीं करेंगे। और कांग्रेस का जो ये संदेश था, जो लोकसभा में बहुत कामयाब रहा कि संविधान की रक्षा होनी चाहिए और लोकतंत्र की रक्षा होनी चाहिए, उस नैरेटिव वो चल गया था। लोगों ने जो है इनको 240 पे लिया, जो 400 पार की बात कर रहे थे। तो वहां तो कामयाब हो गया, लेकिन यहाँ जो हमारे संविधान की रक्षा होनी चाहिए और लोकतंत्र की रक्षा होनी चाहिए, उस नैरेटिव वो चल गया था और लोगों ने जो है इनको 240 पे लिया, जो 400 पार की बात कर रहे थे। तो वहाँ तो कामयाब हो गया, लेकिन यहाँ जो हमारे जो नैरेटिव अभी भी हम सेव दी कॉन्स्टिट्यूशन को लेके, राहुल जी ने कल ही झारखंड में 19 तारीख को एक सेमिनार किया था। दूसरा मुद्दा है कि जहाँ जहाँ हमारी सरकारें हैं, जैसे कर्नाटका है, वहाँ पर जो है जातीय जनगणना होगी, लेकिन आज तक उसको पब्लिश नहीं किया गया। तो ये भी चिंता का विषय है। इस मुद्दे को मैंने उठाया। तेलंगाना में और हिमाचल में जो है अभी शुरुआत की गई है, झारखंड में जो है ये कर नहीं पाए हैं। तो जो बात मैंने रखी थी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के सामने कि हमें जो है, जहां हमारी पार्टी, रूलिंग पार्टी जो है, उसको इसको जो है सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक
ये सब बातें जो है जातीय जनगणना से आई। अब कई लोग बीजेपी वाले कह रहे हैं कि जातीय जो है कांग्रेस तो बांटने की बात कर रही है। हमारे संविधान में जो है जो रिजर्वेशन है एज पर जो है कास्ट है। अभी जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बयान एक निर्णय दिया कि भी शेड्यूल कास्ट में भी वर्ग तो इसमें जो है जो भी कुछ होता है वो जातीय जनगणना कहना शब्द इसलिए है, उसको आप चाहिए जाति से जोड़ देते हैं कि कांग्रेस तो केवल जात पात की बात करती है। कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है कि जो जाति जनगणना होगी वो एज पर दी कास्ट सिस्टम से होगी और उसमें गरीब कौन है, अमीर कौन है, किसके पास कच्चा मकान है, किसके पास पक्का मकान है, किसके पास साइकिल है, किसके पास मोटरसाइकिल है, किसके पास कच्चा मकान है, किसके पास पक्का मकान है। तो जातीय जनगणना तो बहुत ज़रूरी है। हम जो है केंद्र सरकार इसको क्यों नहीं करवा रही है मैं मेरी समझ में। और अभी जो है 2026 के अंदर जो है डिलिमिटेशन होना है, तो डिलिमिटेशन के अंदर जो है इनको सर्वेक्षण तो वैसे भी करना पड़ेगा। तो मेरी आपके माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी से गुजारिश है कि वो जातीय जनगणना जल्दी करवाएं, ताकि जो सबसे गरीब आदमी है, लाल सिंह आप इधर आ जाओ, जो सबसे जो परवीन आप भी, और जो सबसे जो गरीब आदमी है उसकी जो है बारे में पता कैसे लगेगा। जब तक आप सर्वेक्षण नहीं करेंगे, जब तक आप सर्वेक्षण नहीं करेंगे, आप ये नहीं पता लगाएंगे कि कौन गरीब है कौन अमीर है। मोदी जी कहते तो मेरे दो वर्ग हैं, गरीब और अमीर, लेकिन उसके बारे में पता कैसे करोगे जब तक आप सर्वेक्षण नहीं करोगे, किसकी आय कितनी है, कौन से समाज में कौन वंचित समाज है। अब जैसे अभी शेड्यूल कास्ट के अंदर जो है वर्गीकरण करेंगे तो किस आधार पर करेंगे, कोई आधार तो होना चाहिए ना, गरीब और अमीर का दोनों का क्या है। दूसरा जो है क्रीमी लेयर, ये बड़ी जानकारी दिल्ली से कैप्टन अजय यादव का बड़ा बयान सामने आया है। जुबान कभी नहीं फिसलनी चाहिए, कैप्टन अजय यादव की तरफ से कहा गया। पार्टी के अनुशासन के दायरे में ही बात करूंगा, इस पहले उन्होंने ये क्लियर किया प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत करते से ही। मैंने इस्तीफा दिया, पिछड़ा वर्ग के उपेक्षा के कारण ये इस्तीफा दिया था मैंने। तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बात का खुलासा किया, वजह बताई कि उन्होंने क्यों इस्तीफा दिया है कांग्रेस पार्टी से। उन्होंने कहा जुबान कभी नहीं फिसलनी चाहिए, पार्टी के अनुशासन के दायरे में ही बात करूंगा। मैंने इस्तीफा दे दिया था, हाँ ये सही है, मैंने इस्तीफा दिया था और इस्तीफा क्यों दिया था इसका भी उन्होंने जिक्र किया है। कैप्टन अजय यादव ने कारण बताया कि उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया। इस्तीफे पर कैप्टन अजय यादव का यू टर्न देखने को मिला है, जुबान कभी नहीं फिसलनी चाहिए, उन्होंने ये कहा है। इस्तीफे पर अजय यादव का ये यू टर्न है, पार्टी के अनुशासन के दायरे में ही बात करूंगा। तो यानी कि इस्तीफा उन्होंने दिया, लेकिन अब वो यू टर्न हो रहे हैं इस्तीफे से। इस्तीफे पर कैप्टन अजय यादव जो है यू टर्न होते हुए अब नजर आए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जुबान कभी नहीं फिसलनी चाहिए, पार्टी के अनुशासन के दायरे में ही बात करूंगा। तो कैप्टन अजय यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया है। कैप्टन अजय यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कैप्टन अजय यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस्तीफे पर यू टर्न लिया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि कैप्टन अजय यादव का इस्तीफे पर यू टर्न,
पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने कांग्रेस पार्टी छोड़ने के 3 दिन बाद ही यू टर्न ले लिया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पार्टी के अनुशासन के दायरे में रहकर बात करूंगा। जैसे ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की, उन्होंने इस बात को रखा कि पार्टी के अनुशासन के दायरे में रहकर ही अपनी बात रखूंगा। जुबान कभी नहीं फिसलनी चाहिए। टिकट बंटवारे को लेकर भी उन्होंने जिक्र किया। तो इस्तीफे पर अजय यादव का यू टर्न, पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और ओबीसी विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे चुके कैप्टन अजय यादव ने अब इस्तीफा वापस ले लिया है, यू टर्न लिया है उन्होंने इस्तीफे पर। पहले उन्होंने इस्तीफा दिया, उन्होंने इस बात का जिक्र किया, हाँ मैंने इस्तीफा दिया था, टिकट बंटवारे में ओबीसी की उपेक्षा की गई, जिसकी वजह उन्होंने बताई कि इसकी वजह से मैंने इस्तीफा दिया था। लेकिन अब इस्तीफे पर यू टर्न अजय यादव लेते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने यू टर्न लेते हुए तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया है। मैंने इस्तीफा दे दिया था, कैप्टन अजय यादव ने कहा मैंने इस्तीफा दे दिया था, लेकिन अब वो कैप्टन अजय यादव जो हैं यू टर्न लेते हुए नजर आ रहे हैं। ओबीसी को तवज्जो नहीं दी गई, इस बात का जिक्र किया है कैप्टन अजय यादव ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो उन्होंने ये वजह बताई, लेकिन अब उन्होंने अपना इस्तीफा वापस लेते हुए ये यू टर्न किया है। जुबान कभी नहीं फिसलनी चाहिए, यानी कि ये जुबान कभी नहीं फिसलनी चाहिए और तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया है। एक बार फिर से रुक करेंगे, हमारे साउथ हरियाणा ब्यूरो चीफ गुलशन ग्रोवर फोन लाइन पर जुड़े हैं। गुलशन, कैप्टन अजय यादव इस्तीफे पर यू टर्न लेते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है जुबान कभी नहीं फिसलनी चाहिए, साथ ही उन्होंने ये भी बता दिया है इस्तीफा उन्होंने दिया था, लेकिन अब यू टर्न लेते हुए नजर आ रहे हैं।